चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे टॉपिक से जिसको जो मेरा मतलब नाइटमेयर समझ लो। इतना ख़तरनाक डरता था इस टॉपिक से मैं आज के 10 साल 12 साल पहले जब मैं 12th क्लास में था उस समय। और उसके बाद भी ये ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि मुझे वो गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से कि मेरा टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो और मैं भी पढ़ने में शायद ध्यान नहीं दिया होगा। इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मुझे बहुत हार्ड लगती थी, पर अब मुझे वो तरीका पता है जिससे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बेस्ट और सबसे सिंपलेस्ट तरीके से पढ़ा जा सकता है। और इस तरीके से पढ़ने के बाद में हमें कभी भी कोई डाउट इसमें नहीं आने वाला है। और देखिए, शुरुआत में सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है उसे समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, देखो यहाँ दो वर्ड है ना। एक तो इलेक्ट्रिकल, एक वर्ड तो है इलेक्ट्रिकल, दूसरा है केमिकल। तो यहाँ इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिकल और केमिकल से बना है केमिकल वर्ड, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल दोनों ही फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। तो ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो एक दूसरे में कन्वर्ट भी की जा सकती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जिस डिवाइस में कन्वर्ट किया जाता है उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं क्या? सेल। तो सबसे पहले आपके पास में सेल की डेफिनेशन है, द डिवाइस विच कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा मतलब उल्टा कि केमिकल एनर्जी को वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला भी जा सकता है। ये तो है सेल की सबसे स्मॉलेस्ट डेफिनेशन। अब यहाँ दो बातें आई है जी। पहला तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना, मतलब हम एनर्जी देंगे और उससे केमिकल एनर्जी बनेगी। दूसरी आई है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। इसका मतलब पहले से ही हमारे पास में केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। तो यहाँ दो तरह के सेल हो जाते हैं, पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखिए मैंने लिखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने लिखा है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, पहला पॉइंट। अब ये क्या चीज़ है इसको आप देखिए। आप देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने एक डब्बा बनाया है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा है। इलेक्ट्रोलाइट भरने के बाद में एक तरफ एनोड लगाया है, एक तरफ कैथोड लगाया है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी लगाई है, इसका मतलब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे जो कि यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद में, इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोगों ने 9th क्लास 8th क्लास 10th क्लास सब में पढ़ा है कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर दो चीज़ों में टूट जाती है, कोई भी सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में कोई भी सब्सटेंस, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। अब यहाँ क्योंकि हम करा रहे हैं इसीलिए ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। थर्मोडाइनमिक्स में आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप नहीं होती है, हम कराते हैं। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है उनकी गिब्स एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। गिब्स एनर्जी चेंज क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये आपको सारी बातें याद रखनी है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, डेल्टा जी पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है, एक ही कंटेनर में रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगी। आप देखिए, आप यहाँ पर कोई भी मैंने एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाई है, एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाई और बीच में मैंने वोल्ट मीटर लगाया है। इसका मतलब ये वोल्टेज देगा। वोल्टेज कब देगा? जब इन दो कंटेनर के अंदर प्रेजेंट केमिकल हमारे को इलेक्ट्रिसिटी बना के देगा। उसके अंदर जो वोल्टेज चेंज आएगा वो वोल्टेज यहाँ दिखाई देगा वोल्ट मीटर में। यहाँ एनोड पर देखो आप नेगेटिव लिखा है, ये क्यों लिखा है वो जब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊँगा।
एनोड नेगेटिव होता है। ये क्योंकि रिएक्शन अपने आप होगी, हम केमिकल के साथ कुछ नहीं करते हैं, केमिकल खुद ब खुद रिएक्शन करेंगे, इसीलिए ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस मतलब ये अपने आप होगा, जब अपने आप होगा तो गिब्स एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। यहाँ दोनों कंटेनर हैं, दोनों कंटेनर को आपस में जोड़ने के लिए क्या लगाया गया है, सॉल्ट ब्रिज लगाया गया है। ये सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप की ट्यूब होती है। क्या होती है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब पढ़ेंगे तब हम लोग ज़रूर बात करेंगे। तो यहाँ आपको इन दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, बोर्ड्स में पूछा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिफरेंस। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें से पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बुक में उल्टा दे रखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पहले दे रखा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसीलिए पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती है ना, कंडक्टेंस या चालकता क्या होती है। देखो बच्चों, कभी भी करंट आपको दो जगह आएगा। पहला वहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हो, इसका मतलब वायर में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, या दूसरा जहाँ आयन ट्रेवल कर रहे हो। आयन कहाँ ट्रेवल करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आयनों की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। देखिए डेफिनेशन में मैंने लिखा है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस वाया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन आयंस प्रोड्यूस, दैट्स वाई दिस कंडक्टिविटी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की दो तरह से स्टडी करेंगे। पहला करेंगे हम लोग क्वालिटेटिव स्टडी और दूसरी करेंगे क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव स्टडी क्या होती है, क्वालिटेटिव स्टडी वो स्टडी है जिसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सा आयन जा रहा है। अब कौन सा आयन जा रहा है का मतलब आपको पता ही है, जैसे एनोड और कैथोड मैंने लगाया, तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा उसमें दो आयन होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव तो जाएगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, और नेगेटिव जाएगा एनोड की तरफ। तो कौन सा पॉजिटिव जाएगा, कौन सा पॉजिटिव एनोड पे जाएगा, कौन सा नेगेटिव कौन सा नेगेटिव एनोड पे जाएगा, कौन सा पॉजिटिव कैथोड पे जाएगा, इसको पढ़ना है हमें क्वालिटेटिव स्टडी में। और कितना आयन जाएगा, कितना आयन मतलब वही अमाउंट निकालनी है आनी चाहिए। तो हम दो तरह से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे। क्वालिटेटिव स्टडी हम लोग दो तरह से करेंगे, वहाँ जहाँ केवल एक ही तरह का पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पॉजिटिव आयन है वो किधर की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, और नेगेटिव आयन किधर जाएगा, एनोड की तरफ। ठीक है, और जब एक से ज़्यादा तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हो, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक ही तरह के हैं वहाँ हम लोग बात करेंगे पिघले हुए NaCl की रिएक्शन की। और जहाँ पर एक से ज़्यादा तरह के आयन्स होंगे वहाँ हम डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज़ की बात करेंगे। ठीक है, अब डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज़ क्या होती है ये मैं अभी पढ़ते टाइम बताऊंगा। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम लोग स्टडी करेंगे फेराडेज लॉ से। तो ये फेराडेज लॉ क्या होते हैं, दो लॉज हैं, वो क्या होते हैं वो भी हम लोग बात करेंगे आगे। नेक्स्ट देखें हम लोग, सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस ले रहे हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर सबसे पहले ले रहे हैं हम लोग ओनली वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, जिसमें हम लोग ले रहे हैं मोल्टन NaCl का एग्जाम्पल। पिघले हुए NaCl पर क्या रिएक्शन होती है उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए ज़रा, अब मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर के अंदर मैंने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन लिया है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का मतलब है NaCl लिया, नमक को गर्म करके पिघला लिया। अब यहाँ पर पिघला हुआ नमक भरा हुआ है। पिघले हुए नमक में दो आयन होंगे, Na+ और Cl-। ठीक है, अब Na+ किधर जाएगा, आपको पता ही है, Na+ जाएगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, और Cl- किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी वो देखना। देखो एनोड पर क्या हुआ, एनोड पर क्योंकि गया Cl-। अब देखो बच्चों, Cl- अगर फॉर्म में है तो यहाँ मैंने ऊपर दे रखा है कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ देखिए मैंने ऊपर लिखा है, इस जगह 18 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, अब 18 इलेक्ट्रॉन है तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो Cl जो है वो अपनी न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा। और 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि Cl और Cl आपस में सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ी होगी 11th क्लास में, वहाँ भी आपको पता है Cl और Cl आपस में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो Cl और Cl आपस में सिंगल बॉन्ड बना के क्या बन जाएंगे, Cl2, और दोनों Cl अपने दो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देंगे। समझ में आया, ये मैंने कैसे बताया कि दोनों Cl आपस दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और Cl2 बन जाएगा। ठीक है,
अब कैथोड पर क्या होगा, ये तो थी एनोड की बात। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर गए हमारे Na+ को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन ताकि ये न्यूट्रल हो जाए, पर यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन गए थे ना एनोड पर, अभी क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना एनोड पर, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बैटरी से होते हुए किस पर आ गए, कैथोड पर आ गए। अब यहाँ कैथोड बोल रहा है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला चाहिए, पर Na+ बोल रहा है कि मैं तो एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ। इसका मतलब हमने कितने Na+ को दे दिए, 2 Na+ ले लिए ताकि दोनों इलेक्ट्रॉनों को कैरी किया जा सके। दोनों Na ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और दोनों बन गए Na सॉलिड फॉर्म में। आपको पता ही है, आपने प्योर सोडियम देखा हुआ है लेबोरेटरी में, आप लोगों ने पानी में डाल करके और उसका बिल्कुल एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, आपको पता ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने सोडियम सॉलिड बन जाएगा जो यहाँ रोड पे जमा हो जाएगा, इस कैथोड की रोड पे, इस कैथोड की रोड पे यहाँ पर जमा हो जाएगा Na+, और जो क्लोरीन गैस बनेगी ये यहाँ से उड़ करके बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, तो आप लोगों ने 11th क्लास में रिडॉक्स में पढ़ा होगा कि जब भी कभी कोई रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं तो वहाँ पे जो एक ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में जो एक की रिएक्टेंट साइड और एक की प्रोडक्ट साइड को मैच करते हैं, जो कटते हैं वो काट देते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, तो हमारे पास बचा क्या, Na+ बचा, 2 Cl- बचे, 2Na और Cl2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ वो देखिए, आपको पता होना चाहिए। 11th क्लास रिडॉक्स रिएक्शन में आपको बताया था कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो वहाँ होता है ऑक्सीडेशन, और जहाँ इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं वहाँ होता है रिडक्शन। तो आप देखें ज़रा, यहाँ एनोड पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए एनोड के नीचे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन, और यहाँ कैथोड में इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं सोडियम के द्वारा, इसीलिए कैथोड के नीचे लिखा हुआ है रिडक्शन। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब नहीं आती तो अब सीख लें आप ये ना। अब ये हमने बात करी कि भाई क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने बात करी जब एक ही पॉजिटिव और एक ही नेगेटिव आयन हो। अब हम बात करेंगे जब एक से ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो उसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। इसके एग्ज़ाम्पल में हम लोग लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। पानी में नमक को डाल दिया, ऊपर तो लिया था मैंने पिघला हुआ नमक, पर यहाँ हमने क्या किया, पानी में नमक को डाल दिया है। जब हम पानी में नमक को डालेंगे तो अब हमारे पास में 4 आयन हो जाएंगे। 4 आयन किस तरह से होंगे, 4 आयन हो जाएंगे हमारे पास में, एक तो NaCl का Na+Cl- और एक पानी जब टूटता है तो H+ और OH- हो जाते हैं। अब यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि 2+ हो गए और 2- हो गए, 2+ तो Na+ और H+ और 2- OH- और Cl-। हाँ बिल्कुल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी थी 10th क्लास के अंदर। 10th क्लास में यही चीज़ आपको बताई गई थी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज़ करके, है ना। वहाँ पे आया था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl से NaOH बनता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और क्लोरीन बाहर निकलती है। ये नेल्सन सेल 10th क्लास में आपको पढ़ाया गया है। वहाँ देखिए अब क्या होगा, देखिए ज़रा। अब हमारे पास में 2 आयन हो गए, तो अब कौन पहले जाएगा, इसको स्टडी करने के लिए अभी मैंने यहाँ ऊपर आपको बताया था कि जब एक से ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हो तो मैंने लिखा टूल काम में लेना है डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज़। डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज़ क्या होती है, डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज़ मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए। ये देखिए नीचे लिखिए मैंने डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज़, और इसमें मैंने लिखा है जो पहले आएगा वो बाद में जाएगा, मतलब जिसका जो पहले प्रायोरिटी में है वो बाद में जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास में 2 आयन है, एक तो है Na+ और एक है H+। तो यहाँ अगर आप देखें इस सीरीज़ में Na+ यहाँ है, H+ यहाँ है, तो जो पहले आया वो बाद में जाएगा, इसका मतलब Na+ बाद में जाएगा। इसका मतलब जो कैथोड पर जाएगा हाइड्रोजन जाएगा पहले, ठीक है, याद रखना हाइड्रोजन पहले जाएगा सोडियम से। अब दूसरी वाली सीरीज़ में देखते हैं, हमारे पास जो काम के हैं वो है OH- और Cl-। तो OH- और Cl- में से पहले कौन जाएगा, तो जो बाद में आएगा वो पहले जाएगा, मतलब Cl- पहले जाएगा, फर्स्ट जाएगा ये, ठीक है। अब ये पहले गया तो अब हमारे पास में एनोड पर तो हो गया Cl- और कैथोड पर हो गया H+। अब देखिए क्या हुआ,
देखिए अब मैंने जैसे बताई अभी डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज, उससे अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ, Cl- गया एनोड पर और H+ गया कैथोड पर, और वही सेम जैसी मैंने अभी ऊपर मोल्टन NaCl की रिएक्शन बताई थी उस तरह से इलेक्ट्रॉन लिए दिए गए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स रिएक्शन के काट देंगे और जो बचे हुए उनको नीचे लिख देंगे, और ये हमारी नेल्सन सेल की फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। और ये वाले जो अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए, मतलब आपको प्रिंटेड क्या PDF के नोट्स चाहिए, तो PDF में ये वाले जो नोट्स हैं वो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट सॉल्यूशन एकेडमी के नाम से सर्च करके और उसे ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ मैं आज अपलोड कर दूँगा। ठीक है, अब देखिए ये तो था क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब बात करते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मैंने बताया था कि भाई कितने आयन जाएंगे, अभी तक तो हमने देखा था कौन से आयन जाएंगे, अब है कितने आयन जाएंगे। अच्छा, मैंने जब थंबनेल लगा रखा है वहाँ पे मैंने बात भी कर रखी है कि आप NCERT के सारे एग्जाम्पल कर लेंगे। तो देखिए NCERT की एक्सरसाइजेस का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस से जुड़ा हुआ है, तो 3.18 आई थिंक क्वेश्चन का नंबर है, मैं मेंशन करना भूल गया इस नोट्स में, तो वो वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आप गाइड की हेल्प ले लीजिएगा एक बार, अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझसे वापस से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि कोई वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, हर एक क्वेश्चन में इस पर कर नहीं सकता, फिर भी मैं जहाँ ज़रूरत होगी वो क्वेश्चन करके ज़रूर दिखाऊंगा आपको। आगे देखिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मैंने बताया कितना आयन जाएगा, तो कितना आयन जाएगा इसको स्टडी करने के लिए हम लोग फेराडेज लॉ काम में लेते हैं। फेराडे के 2 रूल्स हैं। ठीक है, पहला लॉ है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और केमिकल रिएक्शन अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte solution or molten form। ठीक है, अब इसको क्या है हिंदी में समझाता हूँ मैं, कि आपने क्या किया, एक कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, कम समय के लिए करोगे कम सब्सटेंस जाकर के इलेक्ट्रोड पर टकराएगा, ज़्यादा टाइम के लिए करोगे ज़्यादा सब्सटेंस जाकर के इलेक्ट्रोड पे टकराएगा। अब यहाँ मैं उस चीज़ को समझा भी रहा हूँ। देखिए आप, यहाँ मैंने 2 कंटेनर लिए हैं और दोनों के अंदर सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन A लिया है। A में 1 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास करी। अब देखो मैं वापस दोहरा रहा हूँ, सेम इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, पर डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी टाइम, यहाँ 2 घंटे के लिए, यहाँ 1 घंटे के लिए। तो जहाँ पर 1 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास करी है वहाँ कम सब्सटेंस जमा हुआ है इलेक्ट्रोड पर, जहाँ ज़्यादा टाइम के लिए करी है वहाँ ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है। कम पर कम, ज़्यादा पर ज़्यादा, इसका मतलब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया। तो यहाँ देखें आप, जब मैंने W अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट किया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा Q करंट के। 10वीं क्लास में 10th क्लास में आपने पढ़ा था Q = I × T होता है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे Q क्या है, वही इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, I क्या है करंट इन एम्पियर, T क्या है टाइम सेकंड में। ठीक है, तो Q की जगह IT लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये हमने लिख दिया Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। प्रोपोर्शनल के साइन को खोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा Z क्या है, Z होता है बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन फेराडे। ग्राम इक्विवेलेंट 11th क्लास में पढ़ाया गया था, फिर भी अगर किसी को नहीं आता है तो सिंपल है, ग्राम मोलर मास में उस सब्सटेंस के चार्ज का डिवाइड कर दो। ठीक है, चार्ज का डिवाइड कर दो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, किसी भी एक चार्ज का डिवाइड कर दो उसके अंदर, तो वो जो है वो उसका ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। ठीक है, ये मोटा मोटी समझने के लिए अभी इस चैप्टर के लिए काफ़ी है ये चीज़। तो ग्राम इक्विवेलेंट में फेराडे का डिवाइड करो। फेराडे है 96500 कुलाम, इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 96487 कुलाम, पर जो राउंड ऑफ करके लिखा जाता है ताकि लगभग बिल्कुल एक्यूरेट के करीब आंसर आ जाए, इसलिए हम लोग 96500 कुलाम लेते हैं। ये 96500 कुलाम क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 96500 कुलाम। ठीक है, ये होती है फेराडे की वैल्यू। अब N जो मैंने बता ही दिया, चार्ज ऑफ आयन है। ठीक है, ये हो गया हमारा N इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, W = ग्राम मोलर मास डिवाइड बाय N × F × I × T। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इस फॉर्मूले से मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक
ठीक है। ये है हमारे पास में क्वेश्चंस जो आपको करने हैं आज के लिए। एक्सरसाइज यही है इस वीडियो के लिए। यहाँ मैंने दे रखा है कि एक तो आपको एक्सरसाइजेस का 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 क्वेश्चन करना है। इसके अलावा आपको एग्जाम्पल 3.10 करके देखना है। इसके अलावा आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चंस का 3.10, 3.11, 3.12 करके देखना है, ठीक है। इसके लिए आप गाइड की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन का नंबर लिखिएगा, मैं उसको आपको मतलब सॉल्व करके और आपको पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है। वरना मैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा, अगर किसी को ज़्यादा डाउट आते हैं तो मैं वीडियो बना के दिखा दूंगा आपको। नेक्स्ट देखिए आप, सबसे पहले मैं इसमें से 3.12 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। सबका मैं एक एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपसे सॉल्व हो जाएंगे ये, ठीक है। इसमें से देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भाई 1 मोल Al+3 से Al बन रहा है तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है ना ऊपर वाला, देखो ग्राम मोलर मास अपॉन NF, यहाँ पे कहीं पे भी मोल तो लिखा ही नहीं है। अब हम तो परेशान हो जाएंगे यार, या तो कहीं मोल ही नहीं लिखा हुआ है, तो मोल बनाएंगे कैसे इसको। तो मोल बनाने के लिए क्या करना है, देखो मोल क्या होता है, मोल होता है ग्राम अपॉन ग्राम मोलर मास। क्या आपके पास ग्राम मोलर मास दे रखा है यहाँ पे, देखो ज़रा, बिल्कुल मुझे तो दिख रहा है ग्राम मोलर मास दिया हुआ है यहाँ, ये रहा। तो यहाँ मैं इस ग्राम मोलर मास को इधर भेज दूंगा। जैसे ग्राम मोलर मास यहाँ गया तो ये एक हमारा मोल हो जाएगा, W अपॉन ग्राम मोलर मास, यही तो है मोल। तो अब हमारे पास में जो नया फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, देखना हमारे पास जो नया फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मोल इज इक्वल्स टू I इंटू टी अपॉन N इंटू F, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, I इंटू टी को Q लिख दूँगा, ठीक है। तो मेरे पास बनेगा मोल इज इक्वल्स टू Q अपॉन N इंटू F, ठीक है। अब यहाँ पे मोल कितना दे रखा, 1 मोल तो है 1 मोल, बिल्कुल। तो 1 इज इक्वल्स टू, देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन NF है ना, तो Q तो हमें निकालना है, N क्या है, कितना चार्ज है, Al+3 है, तो 3 इंटू F, 3 को इधर ले जाऊंगा तो आंसर हो गया Q इज इक्वल्स टू 3F, 3 फेराडे इलेक्ट्रिक चार्ज की आवश्यकता होगी। समझ में आ गया, कर लोगे ये। अब दूसरा देखो, दूसरा मैं करता हूँ, 20 ग्राम दे दिया इस बार, ठीक है। तो W की वैल्यू हो गई 20 इज इक्वल्स टू ग्राम मोलर मास, कैल्शियम का ग्राम मोलर मास कितना होता है, कैल्शियम का ग्राम मोलर मास होता है 40 डिवाइड बाई N क्या चार्ज, CaCl2 में कैल्शियम पर क्या चार्ज आएगा, +2, तो यहाँ मैं लिखूँगा 2 इंटू F को ऐसा कैसे ले लो, इलेक्ट्रिसिटी पूछ रहा है, Q निकालना है, ठीक है। ये कट गया 20, ठीक है। इसको नीचे लाओगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 1 फेराडे, ठीक है। कर लोगे, कितना आसान है, ठीक है। आगे देखो दूसरा 3.14 का क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ H2O2, बिल्कुल देखो इसको कर देते हैं, 1 मोल, वापस वही चीज़ है, मोल ग्राम मोलर मास को इधर ला के मोल में कन्वर्ट कर दिया, Q अपॉन N क्या है, यहाँ कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर के अंदर जो आयन निकालना है ना वो आना चाहिए। H2O में ऑक्सीजन पर होता है -2, और जब भी कोई सब्सटेंस अपनी एलिमेंट फॉर्म में होता है तो वहाँ होता है 0, तो यहाँ O2 में 0 है, तो -2 से 0 हुआ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का अंतर, इसका मतलब N की वैल्यू होगी 2 इंटू F, इसको इधर ले जाओगे तो आंसर आ जाएगा 2F। और फेराडे को आप कन्वर्ट करना चाहो तो वो कूलाम में आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। इस तरह से करना है, कर लेंगे होप सो आप लोग। ये था हमारा फेराडेज फर्स्ट लॉ। अब हम लोग बात करते हैं फेराडे के सेकंड लॉ की। फेराडे के सेकंड लॉ में क्या करना है, फेराडे का सेकंड लॉ कह रहा है द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक मास बाय चार्ज। ये भी पहले बताया था कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ना। अब इसको मैं समझाता हूँ। अभी जो फेराडेज फर्स्ट लॉ था, या मैंने बताया था सेम सब्सटेंस अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ हम कर रहे हैं डिफरेंट सब्सटेंस ABC, 3 अलग इलेक्ट्रोलाइट लिए मैंने। जैसे यहाँ मैंने ले लिया CuSO4, यहाँ मैंने ले लिया NaCl, यहाँ मैंने ले लिया AgCl, अलग अलग सब्सटेंस ले रहा हूँ। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट पर
सेम इलेक्ट्रिसिटी आप देखो, मैंने सारे सब में एक ही जैसा करंट दिया है, एक ही मैंने यह बैटरी लगाई है। सेम इलेक्ट्रिसिटी और सेम टाइम के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को अगर रखा जाए तो मान लिया यहाँ पर W1 सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ, यहाँ W2 डिपॉजिट हुआ, यहाँ W3 डिपॉजिट हुआ, तो इनका जो प्रोपोर्शनल होगा ना W1, W2 और W3 का, वो वही होगा जो इन A, B और C के इक्विवेलेंट वेट का प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज़ समझ में आया, इनका रेशियो, ये चीज़ समझ में नहीं आया है ना कि ये इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो अभी मैंने लास्ट में बताया था ना, इक्विवेलेंट क्या, ग्राम मोलर मास में उसके चार्ज का डिवाइड कर दो। जैसे अगर मेरे पास है CuSO4, तो CuSO4 का टोटल जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ रहा है, मतलब जैसे इसमें वैसे जनरली पूछते हैं केवल कॉपर का, नेगेटिव इसमें पूछते नहीं है। तो कॉपर का कितना डिपॉजिट हुआ, तो आप क्या करोगे, जो कॉपर का वेट है ना उसमें उसके चार्ज का डिवाइड कर दो 2, वो हो जाएगा उसका ग्राम इक्विवेलेंट E1। जैसे यहाँ ले लिया मेरे पास में NaCl, तो Na का देखते हैं, तो Na का क्या होता है 23 में क्या करो 1 का डिवाइड कर दो, ये हो गया E2। यहाँ दे दे ऐसे AgCl, तो Ag का क्या होता है 108 डिवाइड बाई 1, इस तरह से आप करोगे, ये हो गया E1, E2 और E3। तो आपको ये लिखना है E1/W1 इज इक्वल्स टू E2/W2 इज इक्वल्स टू E3/W3। E1 ग्राम मोलर मास अपॉन चार्ज, वैल्यू यहाँ पे रखी सबकी, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आया। यहाँ आपको NCERT की एक्सरसाइज नंबर 3.16 करके देखनी है। 3.16 एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपसे हो जाएगा। अगर नहीं होता है गाइड की हेल्प लीजिए, फिर भी नहीं होता है फिर आप मुझे कहिए, मैं उसे प्रॉपर्ली समझा दूंगा। यहाँ आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और एग्ज़ाम तक लास्ट तक वीडियो डालता रहूँगा नए एग्ज़ाम पैटर्न के रूप में। उसमें हम लोग बहुत सारे 300 से 400 एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि 20 नंबर के आपके पेपर में आने वाले हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है दोस्तों। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका, आधे घंटे का, आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको।